Bismillahirrahmanirrahim. Hello viewers, this is Sayyid Mohammad Hamad and welcome back to my channel Chemistry with Salman. आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं क्लास मेट्रिक के लिए बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री आपको डिटेल में इसके स्ट्रक्चर तब समझ में आएंगे जब आपको चैप्टर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ आया तो प्लीज पहले उसको समझ लें, देन फिर इस वीडियो को देखना स्टार्ट करें। तो बायोकेमिस्ट्री वर्ड से स्टार्ट करते हैं हम। Bio means life and chemistry means chemical reaction. Whenever someone asks from you what is the shortest definition of chemistry, so you can easily reply, it's a chemical reaction. Okay, so the shortest definition of chemistry is chemical reaction, and if you are talking about a bio, so the word bio means a life. तो इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या बनती है कि जो केमिकल रिएक्शन इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म अकर करते हैं उन सबको हम डिस्कस करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। फर्स्ट टाइम बायोकेमिस्ट्री वर्ड किसने यूज किया था? एक साइंटिस्ट थे जो कि जर्मन साइंटिस्ट थे, कार्ल न्यूबर्ग उनका नाम था। 1903 में उन्होंने इस वर्ड को यूज किया था। ठीक है, उसके अलावा और अगर मैं थोड़ा सा आपको अपार्ट फ्रॉम डेफिनेशन समझाना चाहूँ तो ऐसा होता है कि कभी कोई इंसान जो है वो वीकनेस फील कर रहा होता है। अब वीकनेस फील कर रहा होता है, उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो डॉक्टर मोस्टली ऐसा कहते हैं कि आप ग्लूकोज ले लें, या फिर ये भी कह रहा होता है कि इन्हें ग्लूकोज की ड्रिप लगा दें। तो ग्लूकोज की ड्रिप लगाने का मतलब ये होता है कि उस बॉडी में जो भी इंसान है, जो भी पेशेंट है, उसमें ग्लूकोज की, उसमें कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी को पूरा करना, मतलब उसमें कमी हुई भी है, उसे कार्बोहाइड्रेट दिए। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है, तो वो एक कार्बोहाइड्रेट होता है। जब वो बॉडी में जाता है तो बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है? कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी देता है, मतलब फॉरन एनर्जी देता है। क्यों देता है फॉरन एनर्जी? क्योंकि जैसे ही कार्बोहाइड्रेट बॉडी में इंसर्ट होता है वैसे ही एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम होता है ATP, एडियोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब ये रिलीज होता है तो ये एक्टिवेशन एनर्जी देता है इंसान को, और फॉरन ग्लूकोज पीने के बाद या ग्लूकोज की ड्रिप के बाद इंसान एक्टिव फील करने लगता है। तो इस तरह के जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो सब हम बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अब इसको। के कार्ल न्यूबर्ग एक जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1903 में बायोकेमिस्ट्री वर्ड को फर्स्ट टाइम यूज करा। और बाय डेफिनेशन बात करें अगर हम, तो इसकी डेफिनेशन क्या बन रही है? केमिकल रिएक्शन विच अकर इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के इनसाइड द बॉडी जो केमिकल रिएक्शन अकर होते हैं, हो रहे होते हैं, वो सब हम इस बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। बायो मीन्स लाइफ एंड केमिस्ट्री मीन्स केमिकल रिएक्शन। शॉर्टेस्ट डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री इज केमिकल रिएक्शन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटरेक्शन बिटवीन मैटर, ये सब हो सकती है। अच्छा भाई, तो ह्यूमन बॉडी जो होती है वो कुछ चीजों पर डिपेंड करती है, कुछ बायोमोलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है। उन बायोमोलिक्यूल्स का ह्यूमन बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में बैलेंस होना जरूरी है। अगर वो बैलेंस नहीं होंगे तो फिर क्या होता है? बॉडी डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्स करने शुरू करती है। इन सबको हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि डेफिशिएंसी हो जाती है अगर किसी चीज की तो ह्यूमन बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है, अगर एफिशिएंसी हो जाती है, बढ़ जाती है बायोमोलिक्यूल रिस्पेक्टिवली कोई पर्टिकुलर, तो फिर बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्स करती है। अभी सिर्फ हम उसका नाम पढ़ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, इन सब चीजों पे जो बॉडी है वो रिलाय कर रही है। ठीक है, और इन सबको ही हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और इस चैप्टर को पढ़ाते हुए मैं कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा, बार बार उन वर्ड्स को यूज करूंगा, तो प्लीज उन वर्ड को, अब मैंने लिख रखा है, अच्छे से समझ लीजिए। पहला आ गया मोनोमर। मोनोमर का मतलब है कि एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल। आपने एक चीज पढ़ रखी है, एटम। एटम क्या था? स्मॉलेस्ट पार्टिकल था, ये यूनिट पार्टिकल था, ऐसे ही कहते थे। तो ऐसे समझ लें कि ये जो वॉल है, जो दीवार आपके सामने मौजूद है, ये किससे मिलकर बनी होगी? ये ब्रिक से मिलकर बनी होगी। एक ब्रिक, दूसरी ब्रिक, तीसरी ब्रिक, सब मिलकर बनी होगी, ऐसे ही है। तो हम कह रहे हैं कि इस दीवार को आप मान लें कार्बोहाइड्रेट, और इसका जो एक यूनिट पार्टिकल है, जो माइक्रो पार्टिकल है उसका, उसे हम मोनोमर कह रहे हैं। मर मतलब पार्टिकल, ठीक है, मोनो मतलब एक यूनिट पार्टिकल है। ठीक है, और जब बहुत सारे मोनोमर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं तो वो बना लेते हैं पॉलीमर। पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मेनी। जब बहुत सारे मर्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से तो वो क्या बना लेंगे? एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेंगे, ऐसे ही होगा। और उन सबके एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाने को हम कह रहे होते हैं ये एक पॉलीमर है। इसको मैंने डायग्राम के थ्रू या बनाकर बनाने की कोशिश की है। मोनोमर मतलब एक पार्टिकल, माइक्रो पार्टिकल है, बहुत छोटा है, इंडिविजिबल है, डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट मैंने कहा पॉलीमर। पॉलीमर क्या है? जब मोनोमर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए, काफी सारे मोनोमर, तो वो एक पॉलीमर को जनरेट कर लेते हैं, और ये प्रोसेस जो होता है वो पॉलीमराइजेशन कहलाता है। खैर आगे बढ़ते हैं।
हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, लाइसिस का मतलब आप कह सकते हैं क्लेवेज, ब्रेकेज, ब्रेकडाउन, ब्रेकअप, जो कहना चाहे कह दे, ठीक है। पानी के जरिए किसी मॉलिक्यूल का ब्रेकेज हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। तो सिंपली यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाई है, मैंने एक पहले बड़ा ब्लॉक बनाया है, मैंने कहा है कि अगर इसको हाइड्रोलाइसिस कर दे, हाइड्रोलाइसिस क्या, वाटर एब्जॉर्ब करवा दें इस मॉलिक्यूल में, तो ये मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ब्रेक डाउन हुआ नजर आ रहा है छोटे छोटे ब्लॉक्स में। तो अगर पानी को एब्जॉर्ब कराने पे, पानी को इंट्रोड्यूस कराने पे कोई मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेकेज हो जाता है उसमें, तो हम कह रहे हैं कि ये हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस है, पानी के जरिए मॉलिक्यूल का ब्रेकेज हो। अब इसी को अगर हम अपोजिट कर दें बिल्कुल, ठीक है, तो वो कंडेंसेशन कहलाता है। कैसे कि एक मॉलिक्यूल है जिसमें पानी मौजूद है, वाटर मौजूद है, हमने क्या करा, उसमें से वाटर को निकाल दिया, वाटर को एलिमिनेट कर दिया। अगर किसी मॉलिक्यूल में पानी मौजूद था और उसमें से हमने पानी को निकाल दिया, तो याद रखते हैं कि किसी मॉलिक्यूल में पानी मौजूद है तो वो अपनी एक्सपेंड कंडीशन में होगा पहले ही। जब उसमें से हम पानी को निकाल देंगे तो वो क्या होगा, करीब करीब आ जाएंगे, ऐसे ही होगा। तो उसको हम कह रहे हैं कि ये इसकी कंडेंस फॉर्म होगी। और ये जो प्रोसेस है, जब वाटर को एलिमिनेट कर देते हैं और जो मॉलिक्यूल्स थे वो करीब करीब आ गए कंडेंस फॉर्म में, ये कंडेंसेशन कहलाता है। तो आसान लफ्जों में आपको ये चारों बातें समझ में आ गई होंगी, अगेन एंड अगेन मैं यूज करने वाला हूँ। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि इस बॉल को आप कार्बोहाइड्रेट मान लें और इसका जो एक ब्लॉक है, जो एक पार्टिकल है, उसको आप मोनोमर कह दें। ऐसे ही कहा है मैंने। अब मैं कह रहा हूं कि जैसे मैंने आपको बाकी सब भी बताया, जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, मैं सबके आपको मोनोमर अभी बता रहा हूँ। फिर जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। आप कमेंट कर सकते हैं, इस तरीके से ही बता सकते हैं। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट जो है एक बॉल है, इसका मोनोमर क्या है, मोनोसेक्राइड। अगर एक दीवार है जो एक ब्लॉक से मिलकर बनी है, बहुत सारे ब्लॉक से, अगर एक ब्लॉक के बारे में हम अच्छे से जान जाए तो क्या हम पूरी दीवार के बारे में भी जान जाएंगे? तो बिल्कुल जान जाएंगे। अगर हमें पता चल जाए, जैसे कि आप अंडे खरीदने जा रहे हो, आप खरीदने जा रहे हो 1000 अंडे, ठीक है। अगर आपको एक अंडे की रेट पता चल जाएंगे 10 रुपए, बस 10 रुपए तो नहीं है, ऐसे ही मान लो, तो आप सब अंडों के रेट लगा सकते हो ना, तो ऐसे ही हेल्प मिल जाती है। तो मैं कह रहा हूं कि जैसे आपने इस दीवार को कार्बोहाइड्रेट मांगना था और एक पार्टिकल को आपने कहा था कि ये माइक्रो पार्टिकल है, ठीक है, मोनोमर कहा था, उसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर का नाम है, मोनोमर तो है पर उसका नाम क्या है, मोनोसेक्राइड। अब मोनोसेक्राइड क्यों, ही आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोटीन एक दीवार है जिसमें एक मोनोमर मौजूद है, यूनिट पार्टिकल, उसका नाम क्या है, अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड क्यों है, कैसा होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये सब डिस्कस करेंगे हम। लिपिड फैटी एसिड इसका मोनोमर होता है, न्यूक्लिक एसिड इसका न्यूक्लियोटाइड मोनोमर होता है। अब एक्चुअल में हम एक एक करके टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। या हम कार्बोहाइड्रेट को पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट की जो कुछ क्लासिफिकेशन होती हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करें। कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कंपाउंड क्या होता है, जब दो एटम्स केमिकली रिएक्ट करें और अपनी प्रॉपर्टीज छोड़ के किसी न्यू प्रॉपर्टीज को अटेम्प्ट कर लें, तो हम कहते हैं कि ये कंपाउंड बन चुका है, ठीक है। और उसके अलावा ऑर्गेनिक कहने का मतलब होता है कि उस जो भी कंपाउंड, जिस भी मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें कार्बन जो है की एलिमेंट लाजमी मौजूद होगा। उसके अलावा एलिमेंट कौन कौन से होते हैं कार्बोहाइड्रेट में, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होगा अगर कोई कार्बोहाइड्रेट है तो। उसके अलावा हाइड्रेटेड कार्बन, कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रेटेड कार्बन भी कहा जाता है। अब हाइड्रेटेड क्यों कहते हैं, आपको एक चीज पता होगी अच्छे से कि किसी इंसान में पानी की कमी हो जाती है तो हम क्या कहते हैं, इसको डिहाइड्रेशन हो। ठीक करने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रेट करेंगे, पानी देंगे, अगर पानी पी लेगा तो वो हाइड्रेट हो जाएगा। एक बात समझ आ रही है कि पानी पी लेने का मतलब है हाइड्रेट हो जाना, पानी की कमी का मतलब होता है डिहाइड्रेशन हो जाना, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं हाइड्रेटेड कार्बन, मतलब कार्बन है और उसके साथ क्या मौजूद है, वाटर मॉलिक्यूल मौजूद है। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके का होगा कि हमेशा इसके साथ हाइड्रोजन 2 टाइम और ऑक्सीजन 1 टाइम मौजूद होगा। तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे बन रहा है कि भाई कार्बन की कुछ क्वांटिटी होगी और H2O का जो रेशियो है ये ऐसे ही होगा, इनके साथ कोई वैल्यू मौजूद होगी। यहाँ Y का मतलब है कि कोई वैल्यू आ सकती है, नंबर आ सकता है, X का मतलब है यहाँ पर कोई एक नंबर आ सकता है। अब ग्रीक लैंग्वेज में क्या होता था, ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्ड यूज किया जाता था सैक्रम। सैक्रम का मतलब था शुगर, कोई चीज स्वीट है तो उसे सैक्रम कह रहे हैं, ठीक है। उस सैक्रम वर्ड से हमने ड्राइव करा सैक्राइड वर्ड। तो ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं मोस्टली वो किस टेस्ट के होते हैं, स्वीट होते हैं। जैसे कि मैं आपको सिंपल सा बता दूं, शुगर, चीनी आपने कभी ना कभी खाई है, मीठी होती है, ठीक है। उसके अलावा ग्लूकोज आपने कभी ना कभी खाया, वो भी मीठा होता है। तो ये हमें बात समझ आ रही है कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादातर मीठे होते हैं। इसी वजह से ग्रीक लैंग्वेज में
जो वर्ड है बेसिकली वो क्या यूज किया जाता था, सैकरा। सैक्रम को हमने ड्राइव करके बना लिया सैक्राइड वर्ड। सैक्राइड कहें, सैक्रम कहें या शुगर कहें, तीनों बातें एक ही। अब ये नेक्स्ट वाली बात जो है ना, ये उन्हीं लोगों को समझ में आएगी नेक्स्ट अब जो मैं बात करने वाला हूँ, जिन्होंने चैप्टर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी अच्छे से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा था कि फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप आपने कौन कौन से पढ़े थे, ईथर पढ़ा था, ईस्टर पढ़ा था, एल्डिहाइड पढ़ा था, कीटोन पढ़ा था, ये सब आपने डिस्कस किए थे, ठीक है। कार्बोक्सिलिक पढ़ा था। यहाँ पर कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है बायफंक्शनल होता है। बायफंक्शनल का मतलब है कि उसमें दो फंक्शनल ग्रुप मौजूद होंगे। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, देखें, अल्कोहल मौजूद है OH, उसके अलावा कार्बोनाइल मौजूद है। अब कार्बोनाइल की यहाँ पर दो कंडीशंस है। कार्बोनाइल कीटोन की सूरत में भी हो सकता है, कार्बोनाइल एल्डिहाइड की सूरत में भी हो सकता है। तो कीटोन क्या होता है कि जब दोनों तरफ कार्बन चेन हो और बीच में कार्बोनाइल मौजूद हो तो वो कीटोन होता है। एल्डिहाइड क्या होता है, जब एक तरफ कार्बोनाइल है और उसके एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ कार्बन चेन मौजूद हो तो वो हमारा एल्डिहाइड कहलाता है। इसी वजह से इसको बायफंक्शनल कहते हैं। अब नेक्स्ट आगे हम डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, जिससे आपको ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन समझते हैं। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि पॉलीमर एक वर्ड है जिसमें पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी होता है, ठीक है, याद रखनी है वाली बात। हाइड्रो ऑक्सी अगर मैं कह रहा हूं तो हाइड्रो से आपको हाइड्रोजन याद आ रहा होगा, केमिस्ट्री पढ़ लो, ठीक है। हैप्पी तो याद आ नहीं रहा होगा, और ऑक्सी से ऑक्सीजन याद आ रहा होगा। अगर मैं कह रहा हूं पॉली हाइड्रो ऑक्सी, इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन पॉली कितने टाइम मौजूद है, मेनी टाइम्स मौजूद। ऐसा ही है, मैं कह देता हूँ पॉली हाइड्रो ऑक्सी कीटोन। कीटोन क्या था, फंक्शनल ग्रुप था। कौन सा फंक्शनल ग्रुप था, जब कार्बोनाइल दो कार्बन चेन के बीच में मौजूद होता है तो हम उसे क्या कह रहे होते हैं, कीटोन कह रहे होते हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ पॉली हाइड्रो ऑक्सी कीटोन। मेनी टाइम आपके दिमाग में हाइड्रो ऑक्सी नजर आ रहे हैं और उनके साथ आपको कीटोन नजर आ रहा है, ठीक है। ये डेफिनेशन है। या फिर हम कह सकते हैं पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड। अब आपको क्या नजर आ रहा है, आपको मेनी हाइड्रोऑक्सी नजर आ रहे हैं, बहुत सारे ऑक्सीजन हाइड्रोजन मेनी कनेक्ट हुए हैं, ठीक है, एक कार्बन चेन से। और उसी कार्बन चेन में लास्ट में आपको नजर आ रहा है कि एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड कैसे पता चलता है, कार्बन मौजूद है, उसके साथ ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है कार्बोनाइल, एक तरफ उसके कार्बन चेन मौजूद है और दूसरी तरफ H मौजूद है, सिर्फ हाइड्रोजन। दोनों तरफ कार्बन चेन, कीटोन अगर कार्बोनाइल के हो। अगर कार्बोनाइल के एक तरफ कार्बन चेन और एक तरफ हाइड्रोजन मौजूद है तो उसे आप क्या कंसिडर करते हो कि यहाँ पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन भी याद हो गई, अगर आपने ठीक से मेरी बात सुनी है तो। थोड़ा सा फोकस करें, मैं आपको याद करा दूंगा, स्ट्रक्चर्स आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन है पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड, मतलब एल्डिहाइड मौजूद होगा, उसके साथ हाइड्रोऑक्सी मेनी टाइम्स मौजूद होगा, मेनी मतलब पॉली। इस तरीके से हमें पता चल गया, ठीक है। एक ये वाली बात हो गई हमारी, पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। पॉलीहाइड्रोऑक्सी कीटोन, एक ये वाली बात हो सकती है। तो अभी पिछले दिनों मुझसे कोई पूछ रहा था कि सर ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या है। मैंने कहा बेटा C6H12O6। तो उन्होंने कहा सर ये ग्लूकोज का है या फ्रक्टोज का है। मैंने कहा बेटा दोनों का है। तो कह रहे सर इन दोनों में फर्क कैसे पता चलेगा। इन दोनों में फर्क कैसे पता चलेगा कि हम अरेंजमेंट देखेंगे कि कार्बन हाइड्रोजन की क्या अरेंजमेंट है, कार्बन ऑक्सीजन की क्या अरेंजमेंट है, उसकी बेस पे हम बता देंगे कि ये वाला ग्लूकोज है और ये वाला फ्रक्टोज है। केमिकल फॉर्मूले से आप डिफरेंस नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का सेम है, बट एक चीज डिफरेंट है, क्या अरेंजमेंट। इसमें मैं बहुत आसान एग्जांपल देता हूँ बेटा, एक स्क्वायर ले लो, लोहा, लोहे का एक स्क्वायर बनाया हुआ है आपने और एक आपने ट्राइंगल बनाया हुआ है। मैं अगर आपसे पूछूं कि बाय मास दोनों सेम है तो आप कहोगे यस सर, ट्राइंगल भी 1 kg और स्क्वायर है वो भी 1 kg। बट अगर मैं आपसे कहूं बेटा इनका शेप, इनका अरेंजमेंट, इनका स्ट्रक्चर सेम है तो आप कहोगे नहीं सर, स्क्वायर बिल्कुल अलग होता है, ट्राइंगल बिल्कुल अलग है, ये दोनों सेम नहीं है। तो मैं यही बात समझाना चाह रहा हूँ आपको, क्या कि ग्लूकोज फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है बट उनका जो केमिकल फॉर्मूला है वो सेम है, मॉलिक्यूलर मास भी सेम ही होगा, जाहिर है। अच्छा भाई, जो बात मैंने यहाँ लिखी हुई है वही मैंने यहाँ लिखी हुई है, परेशान नहीं होना आप। क्या लिखी हुई है मैंने, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है, और उसके साथ क्या कनेक्ट हुआ हुआ होगा, OH OH OH, मतलब मेनी टाइम हाइड्रोक्सी, बहुत सारे हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के साथ कनेक्ट हुए होंगे। अगर ये कनेक्ट हुए हुए हैं तो हम उसे ग्लूकोज कह रहे हो, ठीक है। तो समझाने के लिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक कार्बन चेन मौजूद है, ये आपको कार्बन चेन नजर आ रही है, ठीक है।
इस कार्बन चेन के साथ हाइड्रोक्सी 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 मेनी टाइम्स नजर आ रहा है आपको, ठीक है। और लास्ट में आपको नजर आ रहा है कि सर ये कार्बोनाइल मौजूद है और इस कार्बोनाइल के एक तरफ कार्बन चेन है और एक तरफ हाइड्रोजन है, और आपने कहा कि अगर कार्बोनाइल के एक तरफ कार्बन चेन और एक तरफ हाइड्रोजन होगी तो हम इसे क्या कंसिडर करेंगे, एल्डिहाइड। तो ये यहाँ पर डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये डेफिनेशन हो गई कार्बोहाइड्रेट। आगे बढ़ते हैं, दूसरी डेफिनेशन पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अब इसको भी समझते हैं जरा। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब मेनी हाइड्रोक्सी, ये तो आपको समझ आ गया। और इसके साथ कौन होगा, कीटोन मौजूद होगा, ठीक है। ये जो मैंने डॉट बनाए हुए ना बेटा, ये कार्बन है एक्चुअल, ठीक है। ये सारे कार्बन चेन है, इन कार्बन चेन के साथ OH 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 ये सब कनेक्टेड है। और अब अगर हम इस कार्बोनाइल को देखें, इस कार्बोनाइल के एक तरफ कार्बन चेन है R, एक और कार्बन चेन है, और इस कार्बन के इस तरफ भी कार्बन चेन नजर आ रही है। तो जब दो कार्बन चेन के दरमियान कार्बोनाइल मौजूद होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं उसे हम, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ये डेफिनेशन भी सेटिस्फाई यहाँ पर हो गई। अब इनका नाम मैंने आपको बताया, इसका नाम ग्लूकोज है क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप आया है, इसका नाम फ्रक्टोज है क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप आया है। इनके और नाम भी हो सकते हैं, क्या हो सकता है, इसमें एल्डिहाइड आया है ना, तो हम इसे बोल देंगे एल्डोस, एल्डोस शुगर, ऐसे नाम बोल सकते हैं। इसमें कीटोन आया तो इसे हम कहेंगे कीटोस शुगर, ठीक है, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। अच्छा, अब जो मैंने बायफंक्शनल वाली बात करी वो तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अभी मैं आपसे डायरेक्टली पूछ लेता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट में हमने पढ़ा ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो आप बता सकते हैं बआसानी कि सर ग्लूकोज में पॉलीहाइड्रोक्सी मौजूद है, फ्रक्टोज में भी पॉलीहाइड्रोक्सी मौजूद है, बट ग्लूकोज में यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है सर, यहाँ पर एल्डिहाइड मौजूद है ग्लूकोज में। और अगर फ्रक्टोज की बात करें तो यहाँ पर कीटोन मौजूद नजर आया हमें, तो हम इसे एल्डोज और इसे कीटोज भी कह सकते हैं। ये वाली बात एक आपको समझानी थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ना मैंने आपको एग्जाम्पल दी है, जस्ट एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ किस तरीके का होता है। तो देखें यहाँ पर कार्बन कनेक्टेड है सारे, सबकी वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। अब मैंने यहाँ पर ना फंक्शनल ग्रुप को हाईलाइट करने के लिए दूसरे कलर से लिखा है आपको समझाने के लिए। देखिए यहाँ पर आपको सारे कार्बन नजर आ रहे हैं, कार्बन चेन नजर आ रही है, और लास्ट में आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर लास्ट में आपको नजर आ रहा है एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ही है, ठीक है। यहाँ पर एल्डिहाइड मौजूद है। उसके अलावा यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, कीटोन नजर आ रहा है, क्योंकि ये कार्बोनाइल दोनों कार्बन चेन्स के दरमियान मौजूद है, तो इसीलिए इसे ग्लूकोज कह रहे हैं क्योंकि यहाँ एल्डिहाइड है, और इसे फ्रक्टोज कह रहे हैं। इसका ग्लूकोज का एक और नाम क्या हो सकता है, एल्डोस, और फ्रक्टोज का एक और नाम क्या हो सकता है, कीटोस। तो ये सब कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बच्चे मिस कर देते हैं वो ये कि आपने देख लिया सर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, ऐसे ही देख लिया। अब आप जितने भी कंपाउंड देखोगे, आप जितने कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाले कंपाउंड देखोगे, आप कहोगे कि सब ये कार्बोहाइड्रेट, ये सब कार्बोहाइड्रेट नहीं है, एक रिस्पेक्टिव अरेंजमेंट मौजूद है, ठीक है। क्या रिस्पेक्टिव अरेंजमेंट मौजूद है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा तो वो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क क्या है कि मैं एक स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ यहाँ पर। वो स्ट्रक्चर क्या है हमारा, बनाना आपने खुद ही है, मैं जस्ट केमिकल फॉर्मूला लिख रहा हूँ उसका, H2CO3 कार्बोनिक एसिड होता है। बेटा इसमें हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। अगर ये कार्बोहाइड्रेट है तो क्यों है, इसमें आपको पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड नजर आया? अगर आया तो आप बोलिएगा यस सर ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, ऐसे नजर आया है, आप लिखकर बता सकते हो, या स्ट्रक्चर बना के पिक्चर ऐड कर सकते हो, ठीक है। या फिर आपको एल्डिहाइड नजर आया या कीटोन पॉलीहाइड्रोक्सी जो भी नजर आया वो आप बता दो। और अगर नहीं नजर आ रहा हो तो बोलना सर ये नहीं है, इसको हम कार्बोहाइड्रेट कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें मुझे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन नजर नहीं आया या एल्डिहाइड नजर नहीं आया। अच्छा, इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ अब कार्बोहाइड्रेट के आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक डेफिनेशन थी और कुछ स्ट्रक्चर थे जो मैंने पढ़ा दिए। अब क्लासिफिकेशन की तरफ आगे बढ़, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब क्लासिफिकेशन को समझना बहुत ईजी है। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे हाथ में अभी आपको ये वाले उल्टे हाथ में कितने मार्कर नजर आ रहे हैं, तो आप कहेंगे सर एक है, ऐसे ही है। अब मैं पूछ रहा हूँ कितने, तो आप कहोगे सर दो हो गए। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि चंद मार्कर मेरे हाथ में है, अब आप कहोगे तीन हो गए, अब आप कहोगे सर चार हो गए। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि चंद मार्कर मेरे हाथ में है, ऐसे भी कह सकता हूँ ना।
तो यही समझाने की कोशिश करूंगा मैं अभी आपको कि मोनोसेक्राइड पढ़ा हमने, मोनोसेक्राइड क्या हो सकता है हमारा, उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और आगे। बट पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या क्या हो सकती है। मोनोसेक्राइड मतलब कि मोनो कंडीशन में सेक्राइड हो सकता है, सेक्राइड मतलब शुगर, शुगर मतलब सैकरम जो हमने पढ़ा था, ठीक है। डायसेक्राइड मतलब कि कितने मोनोसेक्राइड होंगे इसमें, इसमें 2 मोनोसेक्राइड हो सकते हैं या फिर 2 से लेके 10 तक हो सकते हैं। तो हम 2 अगर होंगे तो उसे डायसेक्राइड कह देंगे और उसे हम ओलिगो भी कह सकते हैं। ओलिगो का मतलब क्या होता है, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, चंद, ओलिगोसेक्राइड, ठीक है। ये भी कह सकते हैं, 3 हो गया तब भी ओलिगोसेक्राइड कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जितने मोनोसेक्राइड एक साथ होते जा रहे हैं हम उन्हें क्या कहते जा रहे हैं, ओलिगोसेक्राइड कह रहे हैं। बट अगर 10 से ऊपर हो गए, मतलब 10 से ज्यादा हो गए, तो हम कहेंगे अब चंद नहीं कहेंगे, हम उन्हें कहेंगे मेनी सेक्राइड्स। तो हम कह सकते हैं कि पॉलीसेक्राइड। उसमें मोनोसेक्राइड कितने होंगे, 10 से ज्यादा होंगे। एक बात याद रखिएगा, मैंने आपको कहा कि डायसेक्राइड में मोनोसेक्राइड की तादाद के बारे में बात करें, ठीक है। पॉलीसेक्राइड में मैंने मोनोसेक्राइड के बारे में बात करी कि उनकी तादाद कितनी होगी, मैंने कार्बन के बारे में बात नहीं करी कि कार्बन कितने होंगे। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, समझ में आएगा। अब मोनोसेक्राइड को थोड़ा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। मोनोसेक्राइड जो है वो मोनोमर है। किसका मोनोमर है, कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर है। सिंपल शुगर भी कहते हैं हम इसे, ठीक है, स्वीट इन टेस्ट है। कैन नॉट हाइड्रोलाइसिस मतलब कि मोनो का मतलब है कि सिंगल, अब कहते हैं ना एक को डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसी ही कुछ कहानी भी सुन रखी होगी व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह पे। तो सिंपली कांट हाइड्रोलाइज, मोनोसेक्राइड जो होता है वो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता क्योंकि एक ही है, वो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता, बट पानी में सॉल्युबल जरूर होता है। अच्छा, अब जो मोनोसेक्राइड होता है ना वो अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें कार्बन की क्वांटिटी 3 हो सकती है और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 10 तक जो है वो क्वांटिटी हो सकती है कार्बन की। तो अगर 3 कार्बन मौजूद होते हैं किसी कार्बोहाइड्रेट में, किसी मोनोसेक्राइड में, तो हम उसे कहते हैं ट्राइओस। ट्राइओस क्यों, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट है, और ट्राई क्यों, क्योंकि 3 कार्बन मौजूद है। अगर 4 कार्बन मौजूद होते तो हम कहते हैं टेट्रोस। टेट्रा का मतलब 4 होता है, यहाँ हम टेट्रोस कहते हैं उसे। अगर 4 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड, 5 होते हैं तो पेंटोस, 6 होते हैं तो हेक्सोस। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6, कार्बन 6 टाइम है, उसे क्या कहेंगे। फ्रक्टोज का फॉर्मूला है C6H12O6। कार्बन की क्वांटिटी की बात करिए मैंने यहाँ पर, उसे हम ट्रायोस कहेंगे, टेट्रोस, पेंटोस या हेक्सोस, ये आप बताएं मुझे। आगे बढ़ते हैं। स्वीट इन टेस्ट होता है मोनोसेक्राइड, ठीक है। इसकी एग्जांपल आ जाएगी ग्लूकोज, फ्रक्टोज की, दोनों जो होते हैं हमारे मीठे होते हैं टेस्ट में, ठीक है। स्वीट इन टेस्ट होता है, सॉल्युबल इन H2O, वाटर में सॉल्युबल होता है। अगर हम पानी में डिसॉल्व करना चाहें ग्लूकोज को तो वो कर सकते हैं इजीली, ठीक है, क्योंकि दोनों की नेचर सेम होती है। आगे बढ़ते हैं, ग्लूकोज के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज एग्जाम्पल है मोनोसेक्राइड की। ग्लूकोज को हम एल्डोस शुगर क्यों कहते हैं, आप बताएं। शुगर क्यों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है। एल्डोस ही क्यों कह रहे हैं, एल्डोस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है। नेक्स्ट, कंबाइंड फॉर्म में जो ग्लूकोज होता है वो सेव हुआ हुआ होता है, स्टोर हुआ हुआ होता है, किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स हमने सुना है ना अपना खाना खुद बनाते हैं, कौन से प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। तो वो कंबाइंड फॉर्म में ग्लूकोज को अपने पास रखते हैं, अपने स्टेम में रखते हैं, ठीक है, जैसे सेल वॉल कहते हैं उसमें वो रखते हैं स्टोर फॉर्म में ग्लूकोज को, जिसे हम कहते हैं सेल्यूलोज, ठीक है। अच्छा, उसे स्टार्च भी जो है वो उसी की टाइप है, उसी की तरह है, स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज कहलाती है। सेल्यूलोज का या स्टार्च, दोनों में क्या डिफरेंस है आगे जाके बताता हूँ। अच्छा, सेल्यूलोज और स्टार्च के बारे में बात करें, क्या है ये, स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज अगर स्टोर हुआ है, तब सवाल ये है कि जो प्लांट्स होते हैं वो ग्लूकोज को स्टोर कैसे करते हैं। तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से इसको समझ सकते हैं। ये मैंने एक प्लांट बनाने की कोशिश करी, मैंने कहा भाई जो इसका स्टेम है उसमें इसने सेल्यूलोज बनाया हुआ है, स्टोर किया हुआ है अपने सेल वॉल में ग्लूकोज को। बनाता कैसे, इस बारे में बात कर रहे हैं। तो एक बात तो हमें अच्छे से पता है कि इनके लीव्स होते हैं, ठीक है, लीव्स में इनके होल हुए हुए होते हैं। ये क्या करते हैं, उसके जरिए एक गैस को इनहेल करते हैं। कौन सी गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं अपने अंदर, ऐसे ही है, और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं। लेकिन उस बारे में बात नहीं कर रहे ऑक्सीजन के, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, मतलब कार्बन ऑक्सीजन एलिमेंट इनके पास आ गया। नेक्स्ट, हम इन्हें पानी देते हैं तो ये अपनी जड़ों के जरिए, रूट्स के जरिए जो पानी होता है उसे स्टोर कर लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इनके पास वाटर भी मौजूद है, कार्बन भी मौजूद है, मतलब हाइड्रेटेड कार्बन मौजूद है, तो इस तरीके से इस प्रोसेस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड या एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं, पानी इन्हें जमीन से मिल जाता है, या फिर जब ह्यूमंस दे देते हैं तो
ये प्रोसेस अपना पूरा कर लेते हैं धूप की मदद से, फोटोसिंथेसिस का, जिसमें ये अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना ग्लूकोज खुद बनाते हैं और उसे स्टोर कर लेते हैं अपने स्टेम में, जिसे हम कहते हैं सेलुलोज। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट आगे मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये सेल्यूलोज बन जाता है, ठीक है, ये किस में मौजूद होता है? प्लांट्स में मौजूद होता है, ठीक है। प्लांट्स में क्या मौजूद है? सेल्यूलोज मौजूद है। अब एनिमल्स क्या करते हैं? एनिमल्स आते हैं और इन प्लांट्स को खा जाते हैं। अगर एनिमल इन प्लांट्स को खा गए, जो सेल्यूलोज था वो किस कंडीशन में होगा? कुछ इस तरह की कंडीशन में सपोज दैट, ठीक है। तो जब एनिमल इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। डाइजेशन की जब कोशिश करेगा तो जब डिवाइड हो जाएगा, ग्लूकोज जो एक्चुअल में था, जो सेल्यूलोज था, वो डिवाइड हो जाएगा छोटे छोटे हिस्सों में। देन फिर वो जो एनिमल्स होंगे उनके मसल्स में, उनके ब्लड में शामिल होना शुरू होता है। जब वो सेल्यूलोज, वो ग्लूकोज जो प्लांट में मौजूद था, वो एनिमल्स में स्टोर होना शुरू होता है, उनके मसल्स में, उनके ब्लड में, तो हम कहते हैं कि अगर ग्लूकोज स्टोर हो जाता है एनिमल्स के मसल में, तो हम उसे कहते हैं ग्लाइकोजीन। याद रखिएगा कि एनिमल के अंदर, एनिमल के मसल्स में, ब्लड में जो शुगर स्टोर हो जाती है, जो सेल्यूलोज, जो ग्लूकोज स्टोर हो जाती है, उसे हम कहते हैं ग्लाइकोजेन। आई थिंक ये वाली बात समझ आई होगी और इसी के साथ मोनोसैकेराइड खत्म होता है। नेक्स्ट ओलिगोसैकेराइड को डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में जैसे मैंने स्टार्ट किया था अभी, ये मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के बारे में लिटिल बिट बताया था। तो मोनोसैकेराइड तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब ओलिगोसैकेराइड डिस्कस करने वाले हैं। ओलिगोसैकेराइड के बारे में आप इतना तो जानते हैं कि इसमें कितने मोनोसैकेराइड हो सकते हैं? ओलिगोसैकेराइड में मोनोसैकेराइड हो सकते हैं 2 या 2 से ज्यादा। कितने ज्यादा? 10 तक। 2 to 10 इसकी रेंज हो सकती है ओलिगोसैकेराइड की। ओलिगोसैकेराइड का अगर हाइड्रोलाइसिस करें, मतलब कि इस मॉलिक्यूल का ब्रेकेज करना चाहें हम, तो हम वो कर सकते हैं वाटर के जरिए, और जब ब्रेकेज करेंगे तो 2 से 10 मोनोसैकेराइड हमें मिल जाएंगे। जिसकी एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर लिखा हुआ है कि माल्टोस को अगर हाइड्रोलाइज किया जाए तो वो दो हमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल दे देता है, मतलब 2 मोनोसैकेराइड दे देता है। नेक्स्ट सैकरेज की बात करें तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमें दे देता है। लैक्टोज की बात करें तो वो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जो होता है वो हमें मोनोसैकेराइड के तौर पर दे देता है। तो हमें एक बात समझ आ रही है, ये सब डाइसैकेराइड है क्योंकि उन्होंने 2 मोनोसैकेराइड एटलीस्ट दिए हैं। तो ये एग्जाम्पल आती है ओलिगोसैकेराइड की। ओलिगो मतलब फ्यू, ठीक है, और इसे डाइसैकेराइड भी कहते हैं। डाइसैकेराइड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 मोनोसैकेराइड देता है और इससे ज्यादा भी दे सकता है, ठीक है। तो ओलिगो भी कह सकते हैं और डाई भी कह सकते हैं। अच्छा, जो मोनोसैकेराइड्स हैं तो एक दूसरे से ये कनेक्ट हुए हुए होते हैं। ये कनेक्ट हुए हुए होते हैं एक लिंक के थ्रू। उस लिंक को कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसको कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इसको कहा जाता है, ठीक है। दैट्स इट। इससे ज्यादा और कुछ डिटेल में नहीं जा रहे, दैट्स इट, इतना काफी है। मोनोसैकेराइड क्रिस्टलाइन होता है, सॉल्युबल होता है, स्वीट होता है, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड को डिस्कस कर लिया हमने। अब पॉलीसैकेराइड की तरफ आगे बढ़ने। पॉलीसैकेराइड मतलब कि मोनोसैकेराइड मेनी टाइम मौजूद, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा कि स्टार्च क्या होता है? स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। बहुत सारे मोनोसैकेराइड स्टोर हुए हैं, मतलब ग्लूकोज स्टोर हुए हैं, ठीक है। तो पॉलीसैकेराइड भी कहते हैं इसे, और पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट तो यह है, इसे पॉलीमेरिक भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा, इसको अगर हम हाइड्रोलाइज करें तो हमें कितने कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे? 10 से ज्यादा, मतलब मिनिमम हमें 11 मिलेंगे, क्योंकि अगर हमें 10 मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट तो हम उसे किस में कंसिडर करेंगे? ओलिगोसैकेराइड में। और अगर हमें 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड मिल रहे हैं तो हम कहेंगे भाई ये पॉलीसैकेराइड का हाइड्रोलाइसिस हुआ है। अब 10 मोनोसैकेराइड इसमें होते हैं। पॉलीसैकेराइड का हाइड्रोलाइज किया जाए तो मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स हमें मिलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे पॉलीसैकेराइड में हमने लिखा है स्टार्च। स्टार्च को अगर वाटर इंट्रोड्यूस कराएं उसमें तो मोनोसैकेराइड देगा हमें। कितने देगा? n, मतलब अबव 10 से ज्यादा। टेस्टलेस होता है ये, इनसॉल्युबल है वाटर में, एमॉर्फस सॉलिड कहलाता है। इसकी एग्जाम्पल में सेल्यूलोज आ जाता है, स्टार्च आ जाता है एंड ग्लाइकोजन आता है। अदरवाइज इसके सोर्सेज अगर आप खुद से वैसे पढ़ना चाहें तो बहुत ईजी है कि किन प्लांट्स में, किन फ्रूट्स में कौन सी चीज मौजूद होती है, तो बुक से आप इजीली रीड करके भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, यहाँ तक एंड करते हैं एंड अल्लाह।